हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो कल हम लोगों ने बात की थी व्यक्तित्व के मापन की विधियाँ। तो कल की जो वीडियो थी वो काफ़ी मुझे लगता है विजुअलिटी उसमें अच्छी नहीं आई थी। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसके नोट्स जो हैं आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगी, तो आप लोग उससे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आज यूनिट हमारी जो है वो फिनिश हो जाएगी यहाँ तक है। बाल विकास के आधार पर बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें आपके दे रखा है, फर्स्ट इसमें दे रखा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, ठीक है। तो वंशानुक्रम से आप जानते हैं तात्पर्य क्या है, हेरिडिटी। जो माता पिता के जीन्स होते हैं वही बच्चों में आते हैं, वही बच्चों में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुण ही बच्चों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। यदि उदाहरण के लिए देख लेते हैं, यदि किसी के माता पिता विद्वान हैं तो बच्चा भी उसी ओर जाएगा, है ना। जैसे देखते हैं कि बहुत से घरों में हम लोगों ने देखा है कि अगर पेरेंट्स में से कोई भी एक डॉक्टर है तो बच्चे भी क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, उनका रुझान उसी तरफ होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों में माता पिता के गुण देखे जाते हैं, या किसी घर में देखा जाता है कि बच्चे माता पिता क्या ऐसे ही हैं, है ना, मूर्ख टाइप के हैं या कुछ भी हैं, तो उनके बच्चे भी वैसे ही निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं और बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, है ना। और कई बार ऐसा भी उल्टा भी हो जाता है कि पेरेंट्स अच्छे हैं लेकिन उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो अपना बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में और बच्चों पे ध्यान नहीं देते, तो बच्चे कैसे हो जाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि उनके बच्चे तो बिगड़ गए, वो लोग तो इतने अच्छे थे और लेकिन उनके बच्चे बिगड़ गए। तो दोनों ही बातें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो लेकिन अधिकतर माना जाता है, वो यही माना जाता है कि वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं वो बच्चों में व्याप्त होते हैं, शारीरिक और मानसिक जो गुण होते हैं वो बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, आनुवांशिकता के नामों से जानते हैं, ठीक। तो इसमें जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी जेम्स ड्रेवर ने। ये यहाँ पे लिख देते हैं, शारीरिक एवं मानसिक गुण जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन जो दी थी, परिभाषा, तो ये थे जेम्स ड्रेवर। इन्होंने क्या कहा था कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं को संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मतलब जो माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुण हैं वो बच्चों में ट्रांसफर होना ही क्या है, वो वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। और फिर एक दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे बी.एन. झा, तो उन्होंने कहा कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। तो ये डेफिनेशन दी थी दो लोगों ने, बाकी और एक आध और हो तो देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ भी।
फिर आता है हमारा टॉपिक है वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम में बस यही हमें ध्यान रखना है कि भाई नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि पेरेंट्स में इनके जो गुण होते हैं वो बच्चों में आते ही हैं। ठीक है, जैसे किसी आपने देखा ही होगा किसी पेरेंट्स की जैसे फादर की या मदर की किसी की भी हाइट अगर ज़्यादा है तो बच्चों की भी हाइट कैसी होती है, ज़्यादा ही होती है। या किसी कलर फेयर है तो बच्चों का भी कलर कैसा होगा, नॉर्मल से फेयर ही होगा। ठीक है, तो ये एक वंशानुक्रम की बात हो गई। अब इसमें बात करते हैं हम वातावरण की। वातावरण देखिए, वातावरण को और भी क्या कह सकते हैं हम, पर्यावरण। पर्यावरण, तो पर्यावरण को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे, परि प्लस आवरण। ठीक है, तो परि मीन्स क्या हो गया हमारा, परि का अर्थ हो गया चारों ओर, और ये हो गया घिरा हुआ, घिरा हुआ मीन्स हमारे चारों ओर से घिरा हुआ। ये पर्यावरण है, ये हमारे चारों ओर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो चारों ओर एवं आवरण का अर्थ क्या हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, तो यह हम कह सकते हैं कि जो कुछ हमारे चारों ओर है वह क्या है, वातावरण है। ठीक, तो इसमें परिभाषा जो दी थी वो रॉस महोदय ने दी थी। क्या कहा था कि वातावरण वह शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, जो हमें इफेक्ट डालती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही हमें सब कुछ सिखाता है। एक तरीके से देखा जाए तो जैसे हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं वैसे ही हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन दी थी वुडवर्थ ने। तो इन्होंने क्या कहा था कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन में आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। मतलब जिस टाइम बच्चे का जन्म हुआ उसी टाइम से वातावरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तभी से वातावरण चारों ओर से बच्चे को घेर लेता है। वह धीरे धीरे समाज में बढ़ता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसी तरह से वह अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको सीखता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इफेक्ट क्या है, बालक पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है वो देख लेते हैं। बालक पर वातावरण का प्रभाव, तो बालक के व्यक्तित्व पर सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक हर तरह से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक, एक मिनट, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। अब देखिए आप लोग, जैसे ये शारीरिक अंतर पर प्रभाव, वैसे तो हम मानते हैं कि वंशानुक्रम से ही बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, लेकिन ऐसा भी
मतलब 100% श्योर हम नहीं कह सकते कि ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये शारीरिक अंतर में प्रभाव से मतलब ये है कि कोई जापान के व्यक्ति हैं या कहीं और के व्यक्ति हैं, वो अमेरिका में जाके बस गए, तो वहाँ पर अनेक पीढ़ियों से वो निवास कर रहे हैं, तो वहाँ की पीढ़ियाँ मतलब वहाँ पर जो अनेक पीढ़ियों से वो निवास कर रहे हैं, फिर जब वहाँ के जो उन लोगों की जो लंबाई होगी वो कैसी हो जाती है, भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, अब हमें तो नहीं पता वो बच्चा कहाँ का था, कैसा था, कुछ था, हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन उसके बाद में जिस परिवार में वह रहता है उसी के अनुकूल बच्चा भी हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं, उसकी लंबाई, हाइट वो सब कैसे हो जाती है, उसी के अनुसार हो जाती है, उसी फैमिली के अनुसार वह बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इफेक्ट हो जाता है। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव, तो ये गॉर्डन महोदय थे, उनका मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने के कारण मानसिक गति जो है वो धीमी हो जाती है। जैसे बच्चे को सोसाइटी अच्छी नहीं मिलती है ना, या कल्चरल एक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती है, तो उसका मानसिक विकास भी रुक जाता है या गति उसकी धीमी हो जाती है। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो मलिन बस्तियों में बच्चे रहते हैं उनमें और जो नॉर्मल बस्तियों में बच्चे रहते हैं, सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, उनके एटमॉस्फेयर में कितना अंतर होता है, उनके मेंटलिटी में कितना अंतर होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट डालता है, हमारे मेंटली भी और हर तरीके से। ठीक है, फिर इसमें थर्ड पॉइंट है बुद्धि पर प्रभाव। ये इसी से रिलेटेड हो जाएगा। वैसे तो देखिए, वैसे तो ये कहते हैं कि बुद्धि कैसी है, जन्मजात प्रक्रिया है, लेकिन बुद्धि का विकास कैसा होता है, वातावरण में आकर ही होता है। बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो वातावरण में, एनवायरनमेंट में आकर ही, सामाजिक तौर पर ही होता है। तो ठीक कैडॉल महोदय थे, उनका मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी के अनुकूल वह कार्य करने लगता है। अगर अच्छी सोसाइटी में रहेगा तो वह अच्छे वर्क करेगा, और गंदी सोसाइटी में रहता है तो उसी के अनुकूल वह बन जाता है और वैसे ही वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे बच्चे को जैसे संगत मिलेगी, वही बच्चे को अगर अच्छे फ्रेंड सर्किल मिल गया, अच्छे आस पड़ोस का अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वैसे ही वो उसकी मेंटेलिटी भी कैसे हो जाती है, वैसे ही डेवलप हो जाती है। और गंदी जगह पे ऐसे रहने लगे, चोर डकैत इस टाइप से लोगों के आसपास का एरिया होगा, तो वो भी सोचेगा कि अरे इससे तो बहुत फायदा है मुझे, मैं भी ऐसे बन जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ठीक है, बहुमुखी से मतलब वही है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, सभी प्रकार से बालक पर क्या पड़ता है, सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है, उसके हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ता है, किसका, वातावरण का। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास वातावरण में होता है। जिस हिसाब से बच्चे का वातावरण जिसको जैसा मिलेगा उस हिसाब से बच्चा सीखेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें पॉइंट दे रखा है पारिवारिक, पहला दे रखा है पारिवारिक। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
इसमें है बालक के विकास में परिवार का महत्व। ठीक है, बालक के विकास में परिवार का महत्व। ठीक है, तो परिवार बालक की मानसिक एवं भावात्मक प्रवृत्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यदि परिवार का वातावरण वैज्ञानिक या साहित्यिक हो तो बच्चा भी कैसा होगा, उसका झुकाव भी उसी तरफ होगा। जैसे मैंने अभी बताया था पीछे कि अगर किसी घर में बच्चे के पेरेंट्स क्या हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो उसका झुकाव भी उसी की तरफ हो जाता है, वो भी वैसा ही बनने की कोशिश करता है ना। जैसा घर में बच्चा माहौल देखता है वह उसी के अनुसार वह सीखता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इसमें है अनुकूलन का पाठ बालक परिवार से ही सीखता है। अनुकूलन का परिवार क्योंकि परिवार के सदस्य एक दूसरे में समायोजन कर अपनी समस्याएं हल कर सकते हैं, मतलब एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट करना हम कहाँ से सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं। घर में अगर हम किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम कह देते हैं कि भाई हम हेल्प, दूसरा व्यक्ति कह देता है कि भाई मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, मतलब होता ही है, नॉर्मल सी बातें है ना। तो अनुकूलन की प्रक्रिया हम कहाँ सीखते हैं, घर से ही सीखते हैं। घर से हम सब सीखेंगे तभी तो हम समाज में जाके दूसरों के साथ में एडजस्ट हो पाएंगे, है ना। जब हम घर में ही नहीं सीख पाएंगे, घर में ही हम एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम समाज में क्या एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। ठीक, तो ये हो गया दो। और फिर तीसरा पॉइंट है इसमें कि परिवार बालक के समाजीकरण का अधिकार है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जन्म लेता है परिवार में, परिवार के लोगों पहले वही तो लोग संपर्क में आते हैं, है ना। तो इसीलिए समाजीकरण उसका वहीं से शुरू हो जाता है। तो बालक स्वयं सामाजिक जीवन की क्रियाओं एवं सामाजिक गुणों को यहीं से सीखता है। ठीक, सारी एक्टिविटी वो घर से ही तो सीखता है, पहले घर से ही जाके फिर परिवार समाज में जाता है, विद्यालय जाता है, समाज में जाता है ना, फिर और लोगों के साथ में जुड़ता है। पहले तो वह घर में ही सब चीज़ें सीखता है। फिर इसके बाद में है बालक को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा भी कहाँ से मिलती है, परिवार से मिलती है ना। कैसा बिहेवियर करना चाहिए हमें, किस तरीके से हमें लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है बच्चा, परिवार से ही सीखता है सबसे पहले। उसके बाद में स्कूल में या समाज में जाके वो लोगों के साथ में बिहेवियर उसी तरीके का करेगा। ठीक है, या और फिर यही है कि अपने से बड़ों के साथ में सम्मान करना, है ना। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए बच्चे में, आदर की भावना हम लोग घर से ही सिखाते हैं। भाई अगर घर में दादाजी हैं या बड़ा कोई है तो उनको रिस्पेक्ट देनी है, हमें बोलने किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से क्या करना है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से सीखता है बच्चा, परिवार से ही सीखता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बालक के विकास में परिवार का महत्व। अब है सामाजिक वातावरण। ठीक है, ये यहीं पे यही आ जाएगा, बालक के विकास में सामाजिक वातावरण का महत्व। ये देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट ही है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाला समझने वाला है नहीं। मैं ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसी ओरली बता दे रही हूँ, इसमें कुछ वैसे है नहीं। देखिए समाज से मैंने भी बताया ही था कि बच्चा कहाँ सीखता है, भाई घर में सीखेगा पहले, तो घर के बाद ही वह समाज में जाएगा, है ना। परिवार के बाद ही वह कहाँ जाएगा, सोसाइटी में जाएगा। सोसाइटी उसकी कैसी है ये डिपेंड करता है। अगर आसपास का उसका सोसाइटी अच्छी है तो उसका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है, उसके अनुकूल ही बन जाता है। ठीक, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो सोसाइटी पर भी डिपेंड करता है। हम किस सोसाइटी में रहते हैं उसी के अनुसार हम लोग सीखते हैं। ठीक है, अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका हमारे जीवन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, किस तरह की हमारी लैंग्वेज है ना, कैसी भाषा है हमारी, कैसे संप्रदाय, कैसी जातियाँ हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं,
ये हमारे जीवन पर इफेक्ट डालती हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी फिर है इसमें विद्यालय। ऐसे लिख देती हूँ, विद्यालय की आंतरिक स्थितियां का प्रभाव। तो इसमें है विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। इसमें 3 पॉइंट आते हैं, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। सेकंड है इसमें समय विभाजन चक्र। और थर्ड है इसमें शिशु की क्रीड़ा केंद्र। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए? बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। बच्चे सबसे पहले किससे मिलते हैं? अपने टीचर से मिलते हैं। तो टीचर का जो व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक का जो व्यवहार होना चाहिए, वो बच्चों के प्रति सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए, है ना, अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि स्कूल में बच्चे गए तो हम तो बस काम दे दिया और छुट्टी, ये नहीं होना चाहिए। उनमें मातृत्व की भावना होनी चाहिए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों अपने टीचर से, है ना, क्योंकि कहते भी हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने टीचर से ही स्नेह रखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि एक्टिविटी बच्चे ये देखते हैं कि टीचर कैसे एक्टिविटी करते हैं स्कूल में, घर पे आके भी वो वैसे ही एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो ये हो गया विद्यालय का वातावरण। फिर है समय विभाजन चक्र। छोटे बच्चों के लिए जो समय होना चाहिए वो कम रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी थक जाते हैं, इसलिए उनके लिए समय कैसा रखना चाहिए? टाइम पीरियड कम रखना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ों के अकॉर्डिंग ही छोटे बच्चों का टाइम रख दिया। जैसे मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ पे क्या था, इंटर कॉलेज था और वो NC से था। तो क्या करते थे वो लोग, NC KG UKG के बच्चों को भी वो पूरे टाइम तक रोके रखते थे। तो ये बहुत गलत चीज़ है। उनका जो प्रॉब्लम था वो पता नहीं मुझे क्या था, बस वगैरह का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें छोटे बच्चों के लिए टाइम पीरियड कैसे रखना चाहिए? कम रखना चाहिए, ठीक, जिससे बच्चे अगले दिन आने के लिए बच्चे स्कूल में तैयार है। नहीं तो वो एक ही दिन आके थक जाएंगे तो वो कहेंगे भाई हम स्कूल नहीं जाना हमें, ठीक। फिर है शिशु क्रीड़ा केंद्र। शिशु क्रीड़ा केंद्र से मतलब यही है कि बच्चों के लिए खेल में बच्चों को सिखाना, ये आज का सबसे बड़ा प्रोसेस है कि बच्चों को खेल में ही सिखाना है, ठीक है। बच्चों पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है हमें। तो इसके लिए क्या है, प्ले स्कूल, जगह जगह प्ले स्कूल खोले गए, प्राइवेट में आप लोग देख रहे हैं, है ना, और किंडरगार्टन स्कूल है, नर्सरी स्कूल हैं, और सरकार ने भी क्या खोल रखे हैं, अब आंगनबाड़ी वगैरह केंद्र खोल रखे हैं छोटे बच्चों के लिए, कि बच्चों को खेल में सिखाओ, बच्चों पर बोझ मत डालो, बच्चों को बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो गया विद्यालय की आंतरिक स्थितियों का प्रभाव। अब हमारा आता है जनसंचार के माध्यम, संचार के माध्यम। फोर टॉपिक है इसमें, संचार के माध्यम। तो देखिए लास्ट टॉपिक है ये संचार के माध्यम। संचार के माध्यम से ये है कि हम जनसंचार में आधुनिक साधनों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, है ना, और कंप्यूटर है, आजकल तो मोबाइल सबसे ज़्यादा है ना। तो इसमें है पहला फर्स्ट इसमें रेडियो का
प्रभाव। सेकंड है दूरदर्शन। दूरदर्शन का प्रभाव। थर्ड है इसमें कंप्यूटर। का प्रभाव। मोबाइल भी लिख सकते हैं हम लोग, आजकल तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो रेडियो का प्रभाव से मतलब यही है कि रेडियो पर क्या है, बच्चों के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाते हैं। श्रव्य साधन है ये एक, है ना। रेडियो में तो क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। तो बच्चे क्या है, इसमें शैक्षिक पाठों का प्रसारण किया जाता है, जिससे दूर दराज के जो बच्चे हैं वो इससे सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, कुशल अध्यापक के शिक्षण, पाठ, भाषण एवं अन्य ज्ञान वृद्धि संबंधित कहानियाँ, नाटक आदि होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए स्टोरी वगैरह आ जाती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ आ जाती हैं ना, नाटक प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, रेडियो के माध्यम से वो बच्चे सीख सकते हैं। ऐसा ही है टेलीविज़न पे भी बच्चे इसे सीख सकते हैं, है ना। तो आजकल अब देखिए सेकंड है ये दूरदर्शन का प्रभाव। ठीक है, तो आधुनिक युग में दूरदर्शन का संप्रेषण क्रिया का एक शक्तिशाली माध्यम है ना। तो इसमें क्या है, श्रवण एवं दृश्य दोनों इंद्रियां हमारी काम करती हैं। ठीक है, तो इससे छात्रों को ये क्या है, शैक्षिक चैनल इस पर चलते हैं जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए होते हैं। ठीक है, और उनकी सृजनात्मक क्षमता को जो है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर है ये कंप्यूटर का प्रयोग। आजकल आप लोग देख रहे हैं कितना कंप्यूटर का ही योग है, कितना ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ है। हर जगह कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता है, चाहे वो शैक्षिक में हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे किसी भी जगह हो, कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का। और एक है इंटरनेट। जो इंटरनेट तो आप लोग जानते ही हैं, आजकल इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम लोगों की पढ़ाई, अगर एजुकेशन क्या संभव हो पाती इस टाइम पे कोरोना काल में, नहीं हो पाती, है ना। तो कंप्यूटर इंटरनेट आजकल के समय में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और बच्चे बहुत सारी चीज़ें इसी से सीखते भी हैं। शैक्षिक तो सीख। Like, share and subscribe to my channel.